अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर हाजिर हूं हेल्थ आर के साथ एक नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक हमारे माओं के लिए और उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के लिए। आपको पता है कि बच्चे जो है हमारे मुल्क का मुकम्मल असासा हैं और उनकी सेहत की जिम्मेदारी हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिया नजमुल ने, जो कि एक डेंटिस्ट हैं। 15 साल से डेंटिस्ट्री की खदमात अंजाम दे रही हैं। बहुत सारे साल जो हैं ये सऊदी अरब में भी काम करके आई हैं। अब पाकिस्तान में अपनी प्रैक्टिस दोबारा इन्होंने जारी करी है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि बच्चों की जो सेहत है और बच्चों के दांतों की सेहत कितनी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमें एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरत है कि हम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का। जैसे कि माएँ नॉर्मली खाने पीने का ख्याल रखती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल। जो कि अमूमन हम शायद अपनी लाइफ में थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और होते होते बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा ट्रबल का शिकार होते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चा तकलीफ में होगा तो उनके माँ बाप भी तकलीफ में होंगे। जी बिल्कुल। आप मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने सऊदी अरब में भी काम किया, आपने पाकिस्तान में भी काम किया, और मैंने सुना है आपकी ज़्यादा स्पेशलिटी बच्चों की ट्रीटमेंट्स हैं और आप बच्चों की ट्रीटमेंट्स करते हैं। ये बच्चों के जब दांत निकलना शुरू होते हैं, ये अमल कब से शुरू होता है? देखिए, बच्चों का जो दांत निकलने का अमल है वो 6 महीने से शुरू हो जाता है। तो उस टाइम से, बल्कि उससे पहले, जब 4 महीने का बच्चा होता है छोटा, तो उसके मसूड़े जो हैं वो थोड़ा थोड़ा फूलने शुरू हो जाते हैं और उसके रोना और इस तरीके से माएँ जो है वो कंप्लेन करती हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको, जो आपने देखा होगा कि ड्रूपिंग होती है, बहुत थूक आ रही होती है मुंह में। जी बिल्कुल। तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा हो रहा है तो माएँ ज़्यादा परेशान हो जाती हैं उसको लेके। लेकिन जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो वो हमारे 6 महीने से लेके और 9 महीने तक हमारा पहला दांत इरप्ट हो जाता है। अच्छा जी। तो अगर 6 महीने से 9 महीने में दांत इरप्ट ना हो, मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जिनके दांत नहीं आ रहे होते और माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, नॉर्मली जो है वो अगर 6 से 9 महीने में बच्चे का पहला दांत नहीं निकल रहा तो फौरी तौर पे किसी ना किसी करीबी डेंटिस्ट को, जिसको आप जानते हैं, जी बिल्कुल, लोग क्या करते हैं कि पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं उनके पास चले जाते हैं। उनके पास जाने के बजाय आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपको सही गाइड करेगा कि अगर बच्चे का दांत नहीं निकल रहा तो उसकी क्या वजूहात हैं। हो सकता है कि बच्चे को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, हो सकता है कि बच्चे का बर्ड नहीं बना, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मसूड़ों में हो रही होती हैं, इसलिए डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइएगा कि बच्चों के जब दांत निकल रहे होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही होती है, वो बार बार इरिटेशन भी कर रहे होते हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। उनको नॉर्मली देखा गया है कि वो कहते हैं कि जी वो पेट ख़राब हो रहा है, बच्चों का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। उस सिलसिले में आप मुझे क्या बताएंगी कि वो क्यों होता है? असल में बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसूड़ों में खुजली होती है, इसकी वजह से वो हर चीज़ उठा के अपने मुंह में लेते हैं। सबसे पहले तो वो हाथ लेना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे अपना पैर मुंह में लेते हैं। तो वो मसूड़ों की जो खुजली होती है ना, नेचुरली उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, क्योंकि वो हर चीज़ से कंडेमनेटेड हो रहे होते हैं, यानी ज़मीन पे लेटे हुए हैं, वहाँ के जरासीम, बिल्कुल, फिर बार बार हाथ लग रहे हैं उसके जरासीम। फिर बहुत सारी जो मदर्स हैं उनको पता नहीं होता कि वो टीथिंग के लिए क्या यूज़ करें, तो वो टीतर देती हैं। एक सिलिकॉन बेस्ड टीतर आता है, बिल्कुल वो बच्चे लेके घूम रहे होते हैं। बच्चा हर वक्त मुंह में लिया हुआ है, वो टॉयज पे भी लगा रहा है, चीज़ों पे भी लगा रहा है, लेकिन उसने मुंह में लिया हुआ है। उसके बाद जो है ना, लोग पैसिफायर्स भी देते हैं। जी ठीक है, तो उसकी वजह से फैशन भी है। बेसिकली होता है कि दांतों की वजह से बच्चे के पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना अगर ऐसा हो तो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके भी दांत निकलते हैं, उनको भी ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो पैसिफायर्स और जो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली बैक्टीरिया से कंडेमनेटेड होती हैं, यानी बैक्टीरिया उस पर इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं कि बच्चा वो बार बार मुंह में लेता है, तो जरासीमों की वजह से उसका पेट खराब होता है। तो इस दौरान बच्चों की हाइजीन और उनकी सेहत और उनकी चीज़ों की हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मदर्स को चाहिए कि वो इस तरीके की चीज़ें बंद कर दें जिसमें वो पैसिफायर्स हैं वो बिल्कुल ना दें, ठीक है, टीथर्स हैं वो ना दें। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आप वर्किंग हैं, और जैसे कुछ वर्किंग मदर्स हमारे पास आती हैं कि हम तो वर्किंग हैं, हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि बच्चे के पीछे पीछे रहें, तो फिर आपको हर चीज़ बिल्कुल स्टरलाइज करके प्रॉपर वे में उसको देनी होगी। या तो आप वो दें, या फिर आप इसके बजाय कोई, जैसे कोई फ्रूट है या कोई ऐसी चीज़ है जो वो खा नहीं सकता, तो इस तरीके की चीज़ दें। और हाथों का प्रॉपर, बच्चे के हाथ और पाँव हर वक्त साफ़ होने चाहिए। अगर वो मुंह में ले रहा है तो आपको ये देखना है
कि बच्चा जो है वो कितनी दफ़ा हाथ मुंह में डाल रहा है, हर दफ़ा आप उसका हैंड वॉश कराएं। और जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं घर में, वो कभी भी अपना हाथ भी बच्चे के मुंह में ना दे। मैंने अक्सर ये देखा अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चे जो है ना उंगलियां कटवा रहे होते हैं अपनी बच्चों से शौक में, और बच्चे कर भी रहे होते हैं, उसकी वजह से भी उनकी जो है वो हाइजीन खराब होती है। अच्छा, अब आपने सैनिटाइजेशन की बात करी, सही है, तो ये सैनिटाइजेशन जो है वो हम किस तरह करें? क्योंकि अगर आप देखें नॉर्मल सैनिटाइजर्स के अंदर तो बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो यही समझेंगे कि भाई इसको सैनिटाइजर से साफ करें या डिसइंफेक्टेंट से साफ करें, तो इसका बेहतर तरीका क्या है? देखिए, इसका बेहतर तरीका ये है कि एक पूरे इक्विपमेंट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं वो स्टरलाइजर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं बच्चों के लिए जी। तो हमारे घर में क्या कॉन्सेप्ट है कि बॉयलर में डाल दो ना। जी बिल्कुल, बॉईल करके और वैसे दे देते हैं धो के, या वॉश करके दे दो। तो ना तो ये वॉश से जाते हैं इसके बैक्टीरिया, ना ही बॉईल होने से। हाँ, बॉईल मैं कहती हूँ कि बेहतर है, अगर हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बड़े बड़े स्टरलाइजर्स खरीदे, लेकिन बेहतर है कि आप उसको बॉईल करके और फिर यूज़ कराएं। वरना एज ए डेंटिस्ट तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप किसी भी बच्चे को, मतलब मेरे अपने माशाल्लाह 2 बच्चे, मैंने आज तक कभी उनको ना पेसिफायर दिया और ना ही मैंने कभी टीतर दिया। तो उनको ये जो बच्चों को नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, डायरिया हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है, कफ है, मतलब टीथिंग प्रोसेस इतना डिफिकल्ट हो जाता है। ये कफ और फ्लू भी हो सकता है इसकी वजह से? जी बिल्कुल, क्योंकि वायरस तो आप हर जगह से वो कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। फिर बच्चे एंटीबायोटिक पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कफिंग बढ़ जाती है, ठीक है। फिर पेरेंट्स इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारे तो बच्चे के दांत निकल रहे थे इसलिए बच्चा बीमार हुआ है, लेकिन बेसिकली वो बच्चा इस वजह से बीमार नहीं हो रहा, वो बीमार हो रहा है जो उसकी डेली हैबिट्स हैं उसको आपको ब्रेक करना होगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जो एक स्टरलाइजर प्रॉपर आता है, जो फीडर स्टरलाइजर्स भी होते हैं, वो ले लें। अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको आप जो है उसमें बॉयलर में डाल के एटलीस्ट बॉईल करें इतनी देर कि उसके जो बैक्टीरियाज हैं कुछ तो उसमें फायदा होगा कि वो मर जाएंगे, तो वो दें। और सैनिटाइजर वगैरह का आप कहती हैं इस्तेमाल ना करें? नहीं, सैनिटाइजर्स तो बच्चों के करीब भी नहीं लाना चाहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं वो हाथ भी बच्चों के सैनिटाइजर से साफ कर देते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत नॉर्मली देखा है ये कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सैनिटाइजर तो आपकी पूरी स्किन डैमेज कर देता है। हाँ, जब एक कोविड का टाइम था, जब वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सैनिटाइजर, लेकिन अब बच्चों में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, आप मुझे बताइए, टीथिंग के दरमियान जो है वो बच्चों को कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, डॉक्टर्स देते हैं अक्सर, और नॉर्मली मैंने देखा कि पेशेंट जो है वो डेंटिस्ट के पास तो जाता ही नहीं है। बोलते थे छोटे बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके क्यों जाएं, इसको मुंह में कुछ हो रहा है, इसको फौरन किसी पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ से वैक्सीनेशंस भी करा रहे हैं, जहाँ से डॉक्टर उनका कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो चाइल्ड बर्थ से ही वो सब सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि एक तो पेशेंट को अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपके पास किस उम्र में लाया जाए? दूसरी बात ये है कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि जैसे पेशेंट जो है वो आपके पास आना चाह रहा है, सही है, और उसको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं दवाई कौन सी लूं, और नॉर्मली मैंने देखा पीडियाट्रिक डॉक्टर्स ही उसको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो यहाँ आपका क्या कहना है कि उनसे ली जाए या नहीं? असल में बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसे टाइम पे जब टीथिंग हो रही होती है तो हमें कॉल्स आती हैं कि हम क्या करें, हमें कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर दें, और ये स्टार्ट होते हैं 4 मंथ से। यानी 4 मंथ का जब बच्चा हो जाता है और जब ये प्रॉब्लम, जब इचिंग स्टार्ट होती है तो मदर्स बहुत घबरा जाती हैं। उस टाइम से उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे होते हैं कि हम क्या करें, हमें कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर दें। देखिए, एक्चुअली बात यह है कि दवाई का अपना कोई ऐसा रोल नहीं है। टीथिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक नॉर्मल अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया टीथिंग का। टीथिंग अभी भी होगी, टीथिंग सेकेंडरी लेवल पे भी होगी जब बच्चा 5 साल का होगा। जी बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि हाँ, मैं पेरेंट्स को थोड़ा सुकून देने के लिए कि हाँ चलें, आप मेडिकेशन उसकी होम्योपैथिक की आती हैं, वो टैबलेट्स दे दी जाती हैं, वो भी कैल्शियम बेस्ड होती हैं। वरना हम भी बच्चों को ज़्यादातर कैल्शियम बेस्ड टैबलेट्स ही देते हैं। वैसे छोटे बच्चों के लिए तो हम प्रिस्क्राइब नहीं करते कि उनको मेडिकेशन दी जाए। जी, बहुत हुआ तो आप सिरप हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप उसे कैल्शियम सिरप दें, ताकि जो है ना टीथिंग का प्रोसीजर थोड़ा स्पीड अप हो। डॉक्टर साहब, आपने कैल्शियम की बात करी है, आप मुझे बताइएगा कि यूजुअली हमने देखा है हमारी जो माएँ हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, उनके खुद के कैल्शियम बहुत लो होते हैं, विटामिन डी भी बहुत लो होता है, उनकी आयरन तो बड़ी कॉमनली लो होती है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है? जी बिल्कुल। देखें, एक वो आपने सुना है ना कि एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बच्चा पैदा करती है। बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिक तो हमें सबसे पहले जो मदर्स हैं इस टाइम पीरियड में, उनको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है कि उनका कैल्शियम भी बैलेंस होना चाहिए और उनका विटामिन डी भी बैलेंस होना चाहिए, और इसके साथ जितने भी वो मल्टी विटामिन्स ले रहे हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, अगर
कुछ माएँ जो वो चीज़ें नहीं लेती या अच्छा उसको ना लेने की वजह ये कि इस टाइम पीरियड में कुछ मदर्स को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हम फास्ट फूड खा लें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, हाँ फास्ट फूड खा लें। इसके अलावा वो जो जंक फूड है या इस तरह की चीज़, चिप्स है, इस तरह ये चीज़ें लेके अपनी भूख को वो कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं कि हमारा मूड कर रहा है कि हम ये खा लें। लेकिन आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि आपको बेसिकली क्या खाने का दिल कर रहा है। आपको ये सोचना है कि आपके बेबी की डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको वो लेनी है। अगर उस टाइम आपका कैल्शियम डेफिशिएंट होगा, ठीक है, या फीडिंग के टाइम पे आपका कैल्शियम डेफिशिएंट होगा, तो अल्टीमेटली बच्चे की जो टीथिंग है वो डिलेड ही होगी। तो बच्चे के दांत खराब होने के चांसेस वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, मदर्स के लेवल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कहना ये है कि जो मदरहुड है, बेसिकली माँ का जो बच्चों के साथ कनेक्शन है, वो चाइल्ड बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि माँ जो है वो तो उस टाइम जब वो एक्सपेक्ट कर रही होती है उस टाइम से ही जो है हर चीज माँ बन जाती है। जो माँ करेगी वो ही अल्टीमेटली बच्चे में आएगा। तो उस टाइम जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि कुछ जो है वो पेशेंट्स कहते हैं नहीं हम फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन बात है। देखिए मेरे नज़दीक जब आप जंक फूड अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जब आप जो है वो अनहाइजीनिक फूड अफोर्ड कर सकते हैं, जब आप अपनी क्रेविंग्स को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़, तो आप एक छोटा सा एक अपना कैल्शियम और विटामिन डी तो मेंटेन कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ में जो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल है, जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोल्ड ड्रिंक। आपको मैं एक बात बताऊं, जो प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियां बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करती हैं, हमें वॉमिट हो रही है, कार्बोनेटेड खाया नहीं जा रहा, वो तो आपकी बॉडी से कैल्शियम वैसे ही निकाल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब बच्चे में जब टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा या उसकी बोन डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर वैसे ही डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस बच्चे को तो पैदा होने के बाद मजीद ज़रूरत है कि उसको आप अच्छी कैल्शियम प्रोवाइड करें। ठीक, लेकिन कैल्शियम कहाँ से आता है? जो मदर्स फीड कराती हैं, तो उस टाइम पे भी उनको ज़रूरत है कि वो अच्छा प्रॉपर कैल्शियम यूज़ करें ताकि वो बच्चों को दे सकें। ये आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है ऐसा ही होता है कि मदर्स जो हैं वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर रही होती हैं, वो जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही होती हैं। और वो बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी भी हैं, डॉक्टर साहब आप मुझे ज़्यादा अच्छी तरह बता सकती हैं कि कुछ मेडिकेशंस मना भी की जाती हैं कि दवाइयाँ ना इस्तेमाल की जाएँ, तो उसका चाइल्ड बर्थ पे और चाइल्ड डेवलपमेंट में कितना फ़र्क पड़ता है? अच्छा देखें, होता ये है कि हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दांत में दर्द है, और अक्सर जो है ना जो पेन्स स्टार्ट होते हैं ना वो बिफोर प्रेगनेंसी नहीं हो रहे होते, आपको आफ्टर जो आपका प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना उसके फ़ौरन बाद आपके, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो हर चीज़ डबल हो जाती है। ठीक है, अगर आपको डेंटल पेन है तो वो भी डबल होगा। तो ऐसे टाइम पे जो कुछ मेडिकेशंस हैं वो मना की जाती हैं कि वो एंटीबायोटिक्स, और कुछ मेडिकेशंस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि ये नहीं देनी। उसका इफेक्ट ये होता है कि अक्सर जो सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं पेशेंट्स, तो बच्चों के जो दांत है उसके ऊपर कलरफुल मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा, वो इसकी वजह से होते हैं? कलरफुल मार्क्स आ जाते हैं और ग्रेइश कलर के दांत निकलते हैं बच्चों के, और जो बहुत जल्दी डिकम्पोज भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे सेल्फ मेडिकेशंस यूज़ की होती हैं। इसलिए माओं को असल में बहुत ज़रूरत है कि वो जब ये प्लान करें तो वो अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपने ये सब चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें हमने छोड़नी है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ बच्चे के जो दांत बन रहे हैं उसी टाइम पे मदर को चाहिए कि डॉक्टर के पास आके दिखाया। हाँ, उस टाइम चाहिए कि डॉक्टर को बिफोर, क्योंकि दांत आपके तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही बन जाते हैं, बच्चे के जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर जो निकलने का स्टार्ट होता है बच्चे के पैदा होने के बाद होता है। तो वो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आप डेफिशिएंट है तो आप किसी गायनी को दिखाएं, ठीक है, या किसी डेंटिस्ट को दिखाएं कि भाई इस तरीके से है, तो आप मुझे प्रॉपर मेडिकेट करें कि भाई मैं जो है वो आगे जो बेबी होगा उसके दांत बिल्कुल मुझे बताएं कि सही निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, मैं जो पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, उनको भी। अच्छा, आप मुझे बताएं, जैसे स्कूल्स हैं हमारे बच्चे जो हैं वो तकरीबन देखा जाए तो पहले 12 साल स्कूल में गुजारते थे, आजकल तो 2-3 क्लासेस आई थिंक ऊपर भी हो गई हैं कि प्री स्कूल, पोस्ट स्कूल और ये सारा कुछ, तकरीबन 14 साल तो उनके निकल जाते हैं स्कूल्स के अंदर। तो स्कूल्स का क्या रोल है इसके अंदर, क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंटल एज है वो तो सारी वो स्कूल में गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है और स्कूल्स क्या किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? जैसे बाहर किया तो आपने मुझे ऑफ स्क्रीन बताया कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो यहाँ पर क्या है और वहाँ पर क्या डिफरेंस है? असल में बाहर कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद फौरी तौर पे बच्चे के अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा जो वो 6 महीने का हुआ वो डेंटिस्ट के पास जाएगा, फिर आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर का हुआ फिर डेंटिस्ट के पास जाएगा।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इन चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम अभी है। तक नहीं है। अभी तक नहीं है। तो स्कूल्स जो हैं, कुछ स्कूल्स बाहर के कंट्रीज में तो मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर प्रॉपर डेंटल चेकअप होता है एवरी मंथ। कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई केरीज नजर आ रही है या कुछ भी, कोई भी ऐसा चीज नजर आ रही है जो कि पेरेंट्स को बताना चाहिए, वो एनुअल उसमें मंथली रिपोर्ट में आपको लिख के भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्कूल्स इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स जो हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बच्चे स्नैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्कूल्स में। जी बिल्कुल। कुछ स्कूल्स रहते हैं जिन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि वो होममेड आप लंच लेकर आएँ, जिसमें आपके स्नैक्स नहीं होंगे, चॉकलेट्स नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें जो मीठा है जिससे दांत खराब होते हैं वो नहीं होंगी। लेकिन वो बहुत कम स्कूल्स हैं। मेजॉरिटी स्कूल्स के अंदर बच्चे जो हैं वो स्नैक्स ही लेके जा रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, मीठा खा रहे हैं, जूस लेके जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करें। तो उन स्कूल्स को चाहिए कि वो अपने लेवल पे एवरी मंथ एटलीस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट अपने उसमें बनाए अपने स्कूल्स के अंदर, जो कि बच्चे की ओवरऑल हाइजीन को, जिसके अंदर उसके दांत भी आ रहे हैं, जिसमें उसके बाल भी हैं, हाइट है, उसकी बॉडी वेट है, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें और मंथली रिपोर्ट बना के भेजें। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे अभी है ऐसे स्कूल्स के अंदर की डेंटल अवेयरनेस दी जाती है या अप्रोच किया जाता है कि आप आएँ और आप आके बच्चों को सिखाएं कि आपने ब्रशिंग कैसे करनी है, आपने टीथ का ख्याल कैसे रखना है? और दूसरा, आपने डाइट के बारे में मुझे बताया है, तो डाइट का कितना रोल है? असल में कुछ स्कूल्स हैं, मैं कहूँगी बहुत ही माइनॉरिटी में हैं, ठीक है, जहाँ पर ये हो रहा है। वो एनुअल चेकअप्स, अच्छा इसमें मंथली चेकअप्स नहीं करते, वो एनुअल चेकअप करते हैं, यानी एक दफ़ा एक अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने किया बच्चों के लिए और बस वो कर दिया। इसके अलावा जो है, जहाँ तक डाइट की बात है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो जो लंच बॉक्सेस दे रहे हैं बच्चों को, उसमें फुल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत है प्रोटीन की। प्रोटीन होना चाहिए, उसके साथ कुछ वेजीज होनी चाहिए, उसके साथ कुछ फ्रूट्स होने चाहिए। लेकिन अमूमन आप देखें स्कूल्स के अंदर जब भी लंच बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर ज़्यादातर आपको स्नैक्स मिलेंगे, क्योंकि वो रेडीमेड है ना, बस लिया और बना दिया। इसकी वजह से बच्चों में भी जो एक्सेप्टेंस है खाने की, जो हेल्दी डाइट खाने की एक्सेप्टेंस है, वो ख़त्म हो गई है। घर में वो मायनीज वगैरह वो भी यूज़ कर रहे हैं, केचप्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों पे थोड़ी मदर्स को रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहिबा आपसे डिस्कशन, लेकिन मुझे बीच में ब्रेक लेनी पड़ेगी, तो अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। तो नाजरीन, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।